प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। नमस्कार। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष तथा दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 10वें स्थापना वर्ष पर आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे बीच हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत, CII के प्रेसिडेंट श्री सुमित मजुमदार, डिक्की के चेयरमैन श्री मिलिंद कामले, डिक्की के मेंटर श्री चंद्रभान प्रसाद, डिक्की के साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रवि कुमार नारा और डिक्की की महिला विंग की मेंटर श्रीमती कल्पना सरोज। हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिवादन करते हैं और अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा श्री थावरचंद जी गहलोत और मंचस्थ सभी गणमान्य महानुभावों से कृपया दीप प्रज्वलित करें और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को समग्र राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि। वर्ष 2005 में स्थापित दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं सिविल इंजीनियर और उद्यमी श्री मिलिंद कामले। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, CII के अध्यक्ष श्री सुमित मजुमदार जी, मेरे साथी तथा डिक्की के मेंटोर दलित विषय के चिंतक श्री चंद्रभान प्रसाद जी, डिक्की साउथ इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री रवि कुमार नारा, डिक्की महिला विभाग के मेंटोर पद्मश्री कल्पना सरोज जी, सभागृह में उपस्थित मान्यवर अतिथिगण, अधिकारी वर्ग, पत्रकार और देश के सभी राज्यों से आए हुए डिक्की के सदस्य भाई और बहनों, सभागृह में कुछ विशेष अतिथि भी उपस्थित है।
जिनका भी उल्लेख मुझे करना चाहिए। PL पुनिया जी है, SC कमीशन के चेयरमैन, रावल किशोर बाबू, सोशल जस्टिस मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO आशीष चौहान जी जो हमारे एडवाइज़र है, IDBI बैंक के MD एंड CEO हमारे मार्गदर्शक श्री किशोर खराज जी यहाँ पे उपस्थित है, और सभी भाई और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह 125वां जयंती वर्ष एवं डिक्की के 10वें स्थापना वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आपका दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सभी को विनती करता हूं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं आप सभी को खड़े रहकर उनका ताली के साथ स्वागत करने को कहता हूं। भाई और बहनों, डिक्की की स्थापना 2005 में पुणे से हुई और आज देश के सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल और केरला पौंडीचेरी से लेके गुजरात महाराष्ट्र, पूरे देश भर में डिक्की के चैप्टर्स है और लगभग 3000 से अधिक डिक्की के सदस्य इस देश में हो गए हैं। भाइयों, जैसे हम समझते हैं कि दलित समाज में पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, मगर दलित समाज में बिजनेस लीडरशिप नहीं थी, तो वह बिजनेस लीडरशिप निर्माण करने के लिए डिक्की ने पहल की। और अभी जो दलित समाज के जो बिजनेस लीडर यहाँ बैठे हैं पूरे देश भर से, सर यह भारत का एक छोटा रूप है। यहाँ पे झारखंड से लेके हरियाणा, पंजाब से लेके पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सभी से यहाँ लोग उपस्थित हैं। उसी के साथ में डिक्की के विदेश में 7 राज्यों में चैप्टर है, जिसमें से इंग्लैंड, यूके, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, जर्मनी, यहाँ से भी हमारे प्रतिनिधि जो इंडियन रेसिडेंट है, यहाँ के दलित समाज के हैं, वहाँ जाके कारोबार कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भाइयों, डिक्की की जो जर्नी है, आज हम लोग 10 साल पूरे कर रहे हैं। इस 10 साल में एक बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया है। इस देश के जो नौजवान हैं दलित समाज के, उसके सामने 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता नौकरी की ओर जाता है, IAS बनना है, IPS बनना है, या सरकारी ऑफिस में बाबू बनना है, यह एक रास्ता है। दूसरा पॉलिटिक्स में जाना है, पार्षद बनना है, MP, MLA, मिनिस्टर बनना है। यह 2 रास्ते दलित समाज के युवाओं के सामने थे। डिक्की ने बिजनेस का एक तीसरा रास्ता इस देश के युवाओं को दिखाया है और उस रास्ते से हम सब लोग चल रहे हैं। एक दलित समाज के युवाओं के लिए एक लाइफ चेंजिंग ऐसा रोल डिक्की इस देश में अदा कर रही है। मुझे यह बहुत खुशी है कि आज हम 10 साल पूरे कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2011 में एक डिक्की को नेशनल चेंबर के रूप में मान्यता दी। उसके बाद में देश के सभी राज्यों ने डिक्की के साथ काम कर रहे हैं और सरकार ने भी उन्हीं राज्यों ने मान्यता दी है। यह एक बहुत बड़ी बात है। 10 साल में हम नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे, यह एक स्लोगन लेके हम लोग चल रहे हैं। भाइयों, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर हैं। उनकी 125वीं जयंती पूरा देश, भारत सरकार मना रहा है, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने इस देश में अपने विद्वत्ता के ऊपर एक स्थान बनाया था, हम उनके अनुयायी हैं। उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन निर्माण किया, मगर वो कोई रिजर्वेशन के प्रोडक्ट नहीं थे, तो हम उनके अनुयायी, हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। यह एक हम लेके आगे चल रहे हैं। भाइयों, आज मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 1967 में जो
रिचर्ड निक्सन ने जो नारा दिया था ब्लैक कैपिटलिज्म का, और उन्होंने, उनके सरकार ने बहुत सारे 2 लाख ब्लैक यूथ को नौकरी दिया और एक अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में शुरू हो गई। तो उसी प्रकार भारत में भी अफर्मेटिव एक्शन शुरू हुई है। इंडियन इंडस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। मैं CII के नेशनल काउंसिल में हूँ और डिक्की CII का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो अफर्मेटिव एक्शन के लिए काम कर रहा है। लगभग 500 दलित उद्यमियों को CII के विभिन्न कंपनियों में एज अ सप्लायर एंड वेंडर हमने जोड़ा है। सरकार के साथ भी हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार के साथ पॉलिसी इंटरवेंशन में काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, और सरकार से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती वर्ष वह बहुत ही उल्लास से सरकार मना रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को 2-3 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इंदू मिल में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा स्मारक सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में लंदन में जो बाबा साहब का घर था वह परचेस किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर, दूसरा जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया आपने जो अपील किया है 15 अगस्त से, देश की 1.25 लाख ब्रांचेस, एक शेड्यूल कास्ट, एक आदिवासी, एक महिला को उद्यमी बनाए, अगर वो बनते हैं तो एक देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये सब पहल के लिए मैं डिक्की की ओर से भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सोशल जस्टिस मिनिस्टर जी को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम ये जानते हैं इस देश में जो कारपोरेट जगत है उनको इस देश के पॉलिसी का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा हुआ है। पॉलिसी एंड लाइसेंस इसका सपोर्ट रहा हुआ है, और वो अभी बड़े कारपोरेट घराने बने हुए हैं और उनकी मेहनत भी उसमें है, मगर अहम रोल इस देश के पॉलिसी का उनको सपोर्ट रहा है। वह सिमिलर पॉलिसी सपोर्ट अगर हमारे SC ST एंटरप्रेन्योर जो है उनको अगर मिलता है तो इस देश में एक बड़ा फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का काम होगा। सर, बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि मिलिंद, आखिर ये दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह आपने क्यों बनाई और आपका अंतिम उद्दिष्ट क्या है? सर, मैं यहाँ बड़ी नम्रता से यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें इस देश के इकोनॉमी के भागीदार बनना है, हमें इस देश के GDP के कंट्रीब्यूटर बनना है। यही डिक्की का एक मकसद है, और दलित समाज में जो लोग आगे आना चाहते हैं उसके लिए डिक्की यहाँ पे खड़ा है, वह आप सबको मदद करेगा। आप सभी को पूरे देश भर से आए हुए, सर एक दूसरा भी हॉल है उसमें स्टूडेंट बैठे हैं, मैं सब स्टूडेंट को भी हाय कहता हूँ। 300 इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट आए हैं जो इस देश का भविष्य है। हमारी जो कैच देम यंग, यह जो कंसेप्ट है उसके तहत जो स्टूडेंट आए हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को थैंक यू वेरी मच। श्री मिलिंद कामले ने सभी का स्वागत करते हुए डिक्की की विविध गतिविधियों का उल्लेख किया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब CII के प्रेसिडेंट श्री सुमित मजूमदार जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें। A very good morning to each and every one of you. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, Shri Thawar Chand Gehlot, Union Minister for Social Justice and Empowerment, my fellow colleagues from DICCI and DICCI office bearers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. May I start with my own personal welcome to our Honorable Prime Minister to this very significant occasion. Your presence, sir, today is indeed the most important signal towards the objectives for which we are assembled here. I would also like to, on behalf of CII, take this opportunity to congratulate the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry on their 10th anniversary, which is coinciding with the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Milind Bhai,
thank you for inviting me and CII to be part of this celebration. You have been a long-standing friend of CII. It's been a great experience for all of us at CII to have worked with you and your fabulous team. Milind is, of course, a member of the CII's Apex National Chamber of Commerce, and we truly appreciate his contribution to the Council. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, we, under your leadership, strive towards a high trajectory GDP growth. It is imperative to take into consideration all sections of society to build a strong nation. Industry understands the need for inclusive growth. Our role towards society on a larger canvas to help build a stronger nation. We recognize the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry as the platform for Dalit entrepreneurs. Dicky instills the spirit of entrepreneurship amongst Dalit youths and empowers them to enter business and industry and carve their own niche. We at CII and industry believe in and have complete faith in your call of Sabka Saath, Sabka Vikas. This will help focus on transformational development for growth. This is indeed most important as we create sustainable and scalable models to ensure that weaker sections are included in the economic mainstream of the country. I'm happy to say that now, as part of the affirmative action work in CII in the last few years, more than 128,000 scholarships have been granted to SC and ST students by industry. Around 250,000 SC/ST candidates have undergone skill development training, and over 1 lakh new employments have been given. I would say the figure is actually much higher, but it is not very easy to collect this data, so we believe the figure is much higher. CII and I personally wish Dicky all success in their endeavor. We hope to see many such inspiring Dalit entrepreneurs as those here with us today. We assure you of CII's full support and cooperation. Today, with the august presence and participation of our Honorable Prime Minister, we look forward to his advice, guidance, and directions so that we are able to bring in a stronger focus to this very important mission. Thank you, ladies and gentlemen. श्री सुमित मजुमदार का हम आभार व्यक्त करते हैं और अब विनम्र अनुरोध करते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत से कि कृपया आज के इस अवसर पर सभी को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिक्की के चेयरमैन आदरणीय मिलिंद कांबले जी, CII के चेयरमैन आदरणीय सुमित मजुमदार जी, आदरणीय चंद्रभान प्रसाद जी, आदरणीय रवि कुमार जी, आदरणीय श्रीमती कल्पना सरोज जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि डिक्की द्वारा भारत सरकार की योजनाओं को और कौशल विकास की दृष्टि से तथा दलित वर्ग में उद्यमिता के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सराहनीय काम किया जा रहा है। मैं आपकी ओर से डिक्की का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे विभाग की ओर से भी हम औद्योगिक विकास और उद्यमिता की दृष्टि से कुछ कार्य योजनाएं चलाते हैं। भारत सरकार की ओर से जनधन योजना, मुद्रा योजना और कौशल प्रशिक्षण की दृष्टि से जो कार्य योजनाएं संचालित की जा रही है, उसमें मेरे विभाग की ओर से हम सहभागिता करते हैं, प्रयास करते हैं राज्य सरकारों के माध्यम से, राज्य सरकारों के अधिकारियों के माध्यम से और डिक्की के माध्यम से और CII के माध्यम से
कि दलित वर्ग के लोग भी उद्यमिता की दिशा में अग्रसर हों और स्वयं कारोबार करें और दूसरों को भी कारोबार में लगाएं। मेरे विभाग की ओर से 405 करोड़ रुपए की उद्यमिता योजना हमने प्रारंभ की है। 200 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से और 200 करोड़ की उद्यमिता योजना के अंतर्गत तथा 5 करोड़ हरित व्यवसाय योजना के माध्यम से। इन योजनाओं के माध्यम से हमने अभी तक लगभग 144 करोड़ रुपये सहयोग देकर के लोगों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया है और वो उद्योग संचालन करने में अग्रसर हो रहे हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम और अनुसूचित जाति वित्त विकास के साथ साथ विकलांग वित्त विकास निगम के माध्यम से भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और जनजाति वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पिछले साल हमने लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया था। प्रशिक्षण के साथ ही साथ इन वित्त विकास निगमों के माध्यम से 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही साथ मुद्रा योजना के माध्यम से और भारत सरकार के और राज्य सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हमारे अधिकारी कर्मचारी इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प के साथ साथ हमने हाथ से मेला ढोने वाले ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने का काम प्रारंभ किया है। हालांकि ये काम राज्य सरकारों के माध्यम से हम आइडेंटिफिकेशन का करते हैं, परंतु हमारे विभाग की ओर से भी इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। अभी तक हमने 7,500 ऐसे लोग जो हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा के अंतर्गत सफाई काम करते थे, उनको उस धंधे से मुक्त कराया है। एक मुश्त 40,000 रुपये की धनराशि दी है। इसके साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया है। कौशल प्रशिक्षण देने के बाद में उनको आर्थिक ऋण सहायता भी प्रदान की है और जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो 1,500 रुपये महीना उनको वजीफा भी देते हैं। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है। मैं एक खुशी की बात आपको बताता हूं कि देश भर की 250 महिलाओं को अभी हमने 7 महीने की कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेंड हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस उनको उपलब्ध हो गया है। उसमें से 90 बहनों को हमने नौकरी देने का काम भी किया है। कुछ बहनों को लोन दे करके गाड़ी वगैरह खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस प्रकार से भारत सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं के साथ साथ मेरे विभाग की योजनाओं का भी लाभ हम दलित वर्ग के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं ये महसूस करता हूँ कि अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ जो साल भर मनाने का प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, आने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सहयोग प्रदान करेंगे। अंबेडकर जी की सोच समाज और देश के विकास में उद्योगों का महत्व है, उद्यमिता का महत्व है। इसको परिचालित करना, इसको आगे बढ़ाने का काम, इसकी महत्ता को प्रतिपादित करने का काम डिक्की द्वारा भी किया जा रहा है। हम सब मिलकर के इसमें सहयोग करेंगे तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से देश में और समाज में विकास की गति तेज होगी और प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना को हम साकार रूप देने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी आज देश की अर्थव्यवस्था में अपने आर्थिक सामर्थ्य से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कठिन संघर्ष करके अपने रास्ते स्वयं बनाए हैं और आज सफलता उनके कदम चूम रही है।
उनमें से कुछ उद्यमी आज हमारे बीच हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया उन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान करें। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया मंच के आगे आएं। श्रीमती M. तिरुमला लेखा। अग्नि सुमुख की मालकिन श्रीमती तिरुमला के पति सांगी श्री हरिराव ने कमर्शियल रसोई के लिए एक विशेष बर्नर का निर्माण किया है, जिसमें न आग है, न धुआं है और न ही शोर है। इसमें 30% LPG की भी बचत होती है। ये बर्नर्स एक वर्ष में लगभग 10 मिलियन टन कार्बन कम करते हैं, जो वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के भारत के संकल्प के 50% के बराबर है और जो 45 करोड़ पेड़ लगाने की हरितिमा के समान है। श्रीमती M. तिरुमला रेखा। डॉक्टर अशोक खाडे। डॉक्टर खाडे की दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म के रिपेयर तथा नए प्लेटफॉर्म के निर्माता हैं, जिसका सालाना टर्नओवर लगभग 100 करोड़ रुपए है। इनकी कंपनी में 2500 वेतनभोगी हैं, जिनमें से 152 B.Tech इंजीनियर्स हैं। श्री अशोक के पिता शू रिपेयरिंग करते थे और माँ खेतों में काम करती थी। डॉक्टर अशोक खाडे। श्री रतिभाई मकवाना। भावनगर में जन्मे श्री रतिभाई मकवाना गुजरात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक ग्रैनुअल्स का व्यवसाय करते हैं, जिसका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए है। 18 वर्ष की उम्र से रतिभाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर उस समय पिता के चमड़े के व्यवसाय से जुड़ गए थे। श्री रतिभाई मकवाना। श्री राजेश सरैया। देहरादून में जन्मे श्री राजेश की कंपनी स्टील मॉन्ट की शाखाएं भारत के अलावा यूक्रेन, यूके, रशिया, जर्मनी, इटली, UAR तथा चीन में है, जिनका सालाना टर्नओवर 200 मिलियन US है। 1986 में श्री राजेश सोवियत यूनियन फेलोशिप पर मॉस्को गए थे और वहाँ अनेक क्षेत्रों में बिजनेस करने के बाद अंततः स्टील के क्षेत्र में आए थे। श्री राजेश सरैया। और अब अंतिम पुरस्कार जो इसी वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल अफर्मेटिव एक्शन अवार्ड। ये पुरस्कार उन कॉरपोरेट घरानों के लिए है जो समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है टाटा समूह को। इन्होंने अपने विभिन्न कंपनियों में 300 अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों को वेंडर सप्लायर का काम करने का अवसर प्रदान किया है। वर्ष 2013-14 में टाटा समूह ने इन उद्यमियों को 150 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है। अफर्मेटिव एक्शन काउंसिल ऑफ टाटा ग्रुप के हेड HRO चेयरमैन डॉक्टर NS राजन पुरस्कार ग्रहण करेंगे।
पुरस्कार वितरण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों में जागरूकता पैदा करने तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से डिक्की द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया उस ऐप का शुभारंभ करें। डिक्की के 10 वर्षों की यात्रा को प्रस्तुत करती एक रिपोर्ट तैयार की गई है, ग्लोरियस डेकेड। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कृपया उसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकार्पण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और अब इन्हीं 10 वर्षों को रेखांकित करती एक लघु फिल्म अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। Dickey welcomes the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to this unique national conference. We appreciate your support and encouragement, sir. Developing business leadership. Be job givers. Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry is built on the struggles and dreams of Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. Dickey runs on his inspiration. It has taken up the mantle to provide Dalits with the knowledge and skills needed to take their rightful place in the world of business in India. Formed in 2005 by Milind Kamble, Dickey has chapters in most parts of India, and it has international chapters in Britain, UAE, Japan, Germany, South Africa, France and Netherlands. The formation of Dickey has created a new hope for millions and scripted a new path for Dalits to rebrand themselves. In a short decade, Dickey has succeeded in roping in the government and the private sector as partners. In an amazing journey of achievements and creating an impact on the lives of Dalit entrepreneurs, Dickey has spent the past 10 years to motivate and influence public opinion in favor of entrepreneurship. As market-driven economy has its share of volatility, the community has understood that the sustainable way to be a part of the rapidly changing markets is to embrace and explore entrepreneurship, not rejecting it. The evidence of Dickey's success is everywhere to see. The central and state governments and the private sector included Dickey as a member of RBI's Monetary Policy Consultative Committee, National Board of Ministry of MSME, BFSI, National Skill Development Council, CII's Affirmative Action Council, CII National Executive Council, Consultative Committee of DG&SD, Consultative Committee of DMIC, and various state government industrial promotion institutions.
Dickey provides a roadmap to travel in the path of learning and enrichment through networking and knowledge sharing. Dickey regularly organizes business trade fairs, seminars and workshops, interaction with industry and government, shares information on latest trends and opportunities. During the past 10 years, Dickey organized 4 national expos and could achieve successfully 4% procurement policy in favor of Dalit businessmen from the Government of India, connected 500 SC/ST entrepreneurs to big business houses as suppliers. As Dickey charts out the future course of action, it is confronting many challenges in terms of fostering entrepreneurship among the community, indifferent public policies, diversion of funds, hurdles to access finance, technology, market support, and mentorship. The other major challenge is the absence of a level playing field. Dalits' access to opportunities is less compared to other well-off sections. Dickey also seeks sincere and strict implementation of existing favorable policies and their monitoring by integrating Dickey in high-powered committees. This journey is continuing with renewed vigor to achieve the objective of creating as many Dalit entrepreneurs as possible who will be job givers. These job givers will also contribute to national progress by creating jobs and demand. They are not only a part of India's flagship programs on productivity, entrepreneurship, and skill enablement, but critical to their success. In the next decade, Dickey plans to create 100 Dalit Rupee billionaire enterprises. We'll set up incubation and skill development centers across India with the support of state governments and CII, where 25,000 SC/ST youth will be trained, and aims to create 5,000 SC/ST women entrepreneurs and 5,000 from the ST entrepreneurs. We are Dickey and proud. मुश्किलों से खेलने का जिनको हासिल है शऊर, वो कभी तूफान में करते नहीं साहिल की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया आज के इस अवसर पर अपनी ओजमयी वाणी में सभी को संबोधित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, श्री मिलिंद कामले, श्री चंद्रभान प्रसाद, सुश्री कल्पना सरोज, श्री रवि कुमार, श्री सुमित मुजुमदार जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सब ने मुझे खड़े होकर के सम्मानित किया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और इसलिए आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार है उन बाबा साहब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में एक विषय का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि
बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन आजादी के 60 साल में हम ज्यादातर अधिकारों की चर्चा करते रहे हैं। देश में जहां देखो अधिकार की चर्चा होती है। क्यों न इस 26 जनवरी को हम कर्तव्य की चर्चा करें? ऐसी एक बात मैंने मन की बात में रखी थी, लेकिन आज मुझे स्वीकार करना चाहिए, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए कि यह सभागृह और यहां उपस्थित लोग वे हैं जो सिर्फ कर्तव्य की चर्चा नहीं, कर्तव्य करके दिखाया है। अधिकार की चर्चा कर सकते थे, लेकिन उससे ऊपर उठ करके उन्होंने कर्तव्य के रास्ते को चुना है और आज आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर कर बैठ करके यहां आज उपस्थित हुए हैं। इस अवसर का सबसे ज्यादा किसी को आनंद हुआ होगा तो बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को। इस सभागृह पॉलिटिशियनों से खचाखच अगर भरा होता, सभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पॉलिटिशियन से भरा होता, मेरे जैसा पिछड़ा भी उसमें होता, तो भी शायद बाबा साहब उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आज प्रसन्न होते। क्योंकि बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया? बाबा साहब ने जो सिखाया, इसी का रास्ता आपने चुना है। इस सभागृह में वो लोग हैं जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का टैक्स देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भरते हैं, और ये वो लोग हैं जो लाखों नौजवानों को रोजगार देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भी भरते हैं और गरीबों का पेट भी भरते हैं। मैं मानता हूं, मुझे यहां आपके बीच आकर के आपके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं मिलिंद का और उसके सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया कि ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपनी जेब से 1500 रुपया डेलीगेशन फी देकर के आए हैं, और ये डेलीगेट्स खुद के खर्चे से यहाँ होटलों में ठहरे हैं। हम जानते हैं देश का जमाना कैसा है। आने के लिए वो पूछता है क्या दोगे और यही तो चीज है कि जिसके कारण पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नए सिरे से सोचने के लिए कारण बनने वाला है। इस यात्रा को 10 वर्ष हुए हैं और ये सुभग संयोग है कि बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में तो बहुत हम जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ है। बाबा साहब के भीतर अगर झोंके
तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, जिस रिजर्व बैंक की कल्पना बाबा साहब ने की और जिसके कारण रिजर्व बैंक की रचना हुई, लेकिन दुख तब होता है कि बैंक में किसी दलित को लोन चाहिए तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ये स्थिति पलटनी है। इस देश का इतना बड़ा वर्ग और ये कसौटियों से निखरा हुआ वर्ग है। समाज का एक वर्ग है जिसे ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, खुले पैर चलने से कंकर क्या से दबता है, इसका पता तक नहीं है। वो तो बनी बनाई अवस्था में चल पड़ा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिसने जिंदगी के हर कष्ट झेले हैं, हर अपमान झेले हैं, मुसीबतों का सामना किया है और एक प्रकार से कसौटी से कसता 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 अपनी जिंदगी को बनाता बनाता उभर करके आया है। उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाज मुझे भली भांति है। लोहे का मूल्य होता है लेकिन स्टील का ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रक्रिया से निकला हुआ है। आप लोग आत्मनिर्भर हैं और आत्माभिमानी भी है। तीन 3000 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर इसकी सदस्यता है। लेकिन मैं मिलिंद को बता रहा था, मैं मिलिंद कहता हूं तो बुरा मत मानिए, मैं इसको विद्यार्थी काल से जानता हूं। तो समाज में 3000 से भी बहुत ज्यादा होंगे। हम उन तक कैसे पहुंचे, उनको इस प्रवाह से कैसे जोड़े। बहन कल्पना के नेतृत्व में 300 विमेन एंटरप्रेन्योर का एक यूनिट बना है। विमेन एंटरप्रेन्योर भी, आप देखिए, मैंने कर्नाटक की एक बेटी को अभी सम्मानित किया। जो लोग एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं, पेरिस में बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, रास्ते कर्नाटक में कोई एक दलित कन्या खोज करके देती है। ये जब तक हम उजागर नहीं करते हैं, हम लोगों को परिचित नहीं करते हैं। मैं हमारे रति भाई से तो भारी परिचित हूं, मेरे भावनगर के हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है मैं भली भांति जानता हूं। समाज में ये शक्ति पड़ी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक आर्थिक और व्यावसायिक जगत की चर्चा का विषय है। मैं जरा उससे हटकर के बात करना चाहता हूं। इसका एक सामाजिक स्तंभ है इस सारी घटना का, और मैं चाहूंगा कि देश का इस तरफ ध्यान जाए। मुझे बताया गया कि सभागृह छोटा पड़ गया तो दूसरे सभागृह में सब लोग बैठे हैं, करीब बोले 400 नौजवान वहां बैठे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूं। कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए, तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो
क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है, आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए, एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है। और इस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को पहचान करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना। आर्थिक पहलुओं से भी ज्यादा कभी कभी सामाजिक पहलू बहुत ताकतवर होते हैं। जिन सामाजिक पहलुओं ने सदियों तक हमें बर्बादी के रास्ते पर ले गया, वही चीज आज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके समाज की सदियों पुराने संकटों से बाहर लाने का ताकत भी बन सकती है। और इसलिए ऐसी शक्तियों पर हमारा नजर जानी चाहिए। अभी सरकार ने एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की है। ये मूलतः शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है, क्योंकि उसको तो विरासत में एंटरप्रेन्योरशिप कहां मिलेगी बेचारे को। उसको तो कभी विरासत में, उसके पिता माता तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारी है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मैं बैंकों को भी कहता हूं कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को तो लोन देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, मुझे ग्रीनफील्ड को देना है। नई ताकत उससे उभरती है, नए लोग उससे आते हैं। अभी सरकार की जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, PMY, उस योजना के तहत समाज के इस प्रकार के तबके के लोग पिछले 7-8 महीने में इस योजना को आगे बढ़ाया। करीब करीब 80 लाख लोगों को एक भी रुपये की गारंटी के बिना बैंकों से लोन दिया गया। करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया। और ये लेने वाले कौन हैं? अधिकतम उसमें दलित हैं, OBC हैं, ST हैं और कुछ महिलाएं हैं। और वे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और बढ़ाऊं, ब्याज लेकर के शराब को पैसे देता हूं, उससे बाहर निकलूं और मैं अपना काम करूं। और ये वो लोग हैं, कोई 1 को रोजगार देता है, कोई 2 को रोजगार देता है, कोई 3 को रोजगार देता है। इस देश में ऐसे लोग करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 14 करोड़ लोगों को। लेकिन वे बैंक के दायरे में थे ही नहीं, बैंक के हिसाब किताब में ही नहीं थे। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है, तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है। लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं जाती। हमारी पूरी कोशिश यह है, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। और इसलिए
पिरामिड की सतह पर जो लोग हैं, सारी हमारी रचना है उसमें जो सतह पर लोग हैं, जो कोटि कोटि जन है, उनकी अगर ताकत बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था के वो हिस्से बनते हैं। और जैसे मिलिंद ने कहा कि हम जॉब सीकर बनना नहीं चाहते, हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। हम भारत की जीडीपी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ताकत है, ये ताकत देश को आगे ले जाती है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है। भारत के पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उनको हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दें, उनका वो हौसला बुलंद करें कि वो खुद तो बढ़े, दो और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। और जब ये स्थिति बनती है तो देश फिर आगे अपने आप बढ़ता है। उसको बढ़ाने के लिए कोई नई प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बढ़ पड़ता है। और इसलिए मैं इस 10 साल की यात्रा से हमने जो पाया है, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 2 साल में हम इस 10 साल को भी आगे निकल करके उससे भी डबल करते हैं? और संभव है। संभव इसलिए है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, वो आपकी सरकार है। जिसके दिलो जान इसी चीजों से भरे हुए हैं। मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जिंदगी जी है। अपमान क्या होता है मुझे मालूम है। हम तो जानते हैं पुराने जमाने से, अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है, और वो आज भी है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, ये है, आज भी है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना, ये इस सरकार की भी जिम्मेवारी है। और आप सबका हौसला है, वो मुझे नई ताकत देता है। और इसलिए आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में एक आपका साथी बैठा है जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है। और मैं जिस अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देता हूं, क्योंकि ये मेरी पसंद का काम है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें यही रास्ता सिखाया था। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे, वो कहते थे भाई दलित के पास जमीन नहीं है, वो कहां जाएगा? दलित के लिए तो रोजी रोटी का अवसर औद्योगिकरण में है। देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो दलित को रोजगार मिलेगा, दलित को काम मिलेगा। वो खेती तो है नहीं, उसके बाद जाएगा कहां? और इस देश में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है तो निचले तबके के लोग जो कि रोजगार पाते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आता है। बाबा साहब आंबेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी? क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है क्या? हमारे ही तो परिवार की बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई। और इसलिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उन सपनों को हम सबको मिलकर के पूरा करना है। और ये पूरे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। आज का ये दृश्य देख करके देश की अर्थरचना पर जो आर्टिकल लिखते हैं ना, उनको भी नए सिरे से सोच करके लिखना पड़ेगा। ये अगर मैं कह तो नहीं सकता हूं लिखेंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। कि ये बदलाव है, ये बदलाव है।
इस देश में एक तबका जिसको कभी मान सम्मान तक मिलता नहीं था, वो आज कहता है कि मैं ऐसा आगे बढ़ूं ताकि मैं किसी को सम्मान से जीने का अवसर दूं, मैं उसको रोजगार दूं। ये सोच जो है ना, वही शक्ति है, और उस शक्ति के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, आइए हम कंधे से कंधा मिला करके चले, कदम से कदम मिला करके चले। और मुझे ये भी खुशी है, अभी आप हमारे मिलिंद जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज उठाई कि भाई जागो, ये मकान बिक रहा है। और हम जागते थे, हमारे कान पे आवाज आई, और आज वो मकान एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी कि हाँ, इस जगह पे बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं, आपने जो कर्तव्य का रास्ता चुना है, देश को भी आप इस रास्ते की प्रेरणा देते रहिए, हम सबको प्रेरणा देते रहिए। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ बैठे समुदाय ने अधिकार से अलग कर्तव्य करके दिखाया है। बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर वे चल रहे हैं, सरकार की तिजोरी और गरीबों का पेट भर रहे हैं और निराशा के माहौल में जीने की आशा का संदेश दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सार्थक बात कही है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब डिक्की के मेंटर श्री चंद्रभान प्रसाद सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। Honorable Prime Minister, sir, thank you so much. Thank you so much for joining this celebration. This is a very special kind of celebration. This is a celebration for the idiom of suit and boot. It is in this suit and boot Baba Saheb Ambedkar wrote our future. To us, suit and boot is a dress of emancipation. Thank you, sir. Sir, blessed we are. Blessed we are because of your presence. Our dream of realizing 100 Dalit billionaires rise in this country will come true. If one Robert L. Johnson, the first black billionaire in the US, could inspire a generation of black youth into businesses, our Dalit billionaires will do that in this country. Thank you, Social Justice Minister Gehlot Sahab. Thank you, CII President. Thank you, Mr. Milind Kamble. India's Washington T. Booker, black intellectual Washington T. Booker set up first black business league in Chicago in 1900. Mr. Milind Kamble, our own Washington T. Booker, you are 105 years late. Why this delay? Why did it not happen, Mr. Washington Booker 105 years back? Look at this picture. This picture of 1200 Dalit Karodapatis should have happened in 1900. प्राइम मिनिस्टर सर, भूखी दलित माताओं के पेट से ये 1200 करोड़पति पैदा हुए हैं। कोई एक इधर से पिक्चर ले ले। श्री चंद्रभान प्रसाद
भावुक हो उठे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और डिकी के चेयरमैन श्री मिलिंद कामले से हम अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उद्घाटन सत्र का हम यहाँ समापन करते हैं। अगला सत्र इसी सभागार में आधे घंटे बाद प्रारंभ होगा। बोलना चाहते हैं? जी जी। और अब आप सभी सादर जलपान के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, ओके, लेट हिम गो।